हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में जनरली आते हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा सब्सटेंस किस तरह के पार्टिकल का बना हुआ है, और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने लगें, तोड़ने लगें, तो वो कितने छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है। कोई पार्टिकल जो उस ऑब्जेक्ट को तोड़ने से आया वो कितना स्मॉल हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली लोगों के दिमाग में आते हैं। तो पास्ट में भी, हिस्ट्री में भी कुछ लोगों के दिमाग में आए होंगे, हमारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, उन लोगों ने भी सोचा होगा कि ये पार्टिकल जो सब्सटेंस है किस पार्टिकल का बना है, कैसे बना है, किस प्रोपोर्शन में बना है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी कुछ थ्योरीज दी थी। जैसे एक थ्योरी हमारे पास आती है कि कुछ इंडियन फिलोसोफर्स ने एक थ्योरी दी थी कि जो मैटर होता है वो 5 काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, 5 तरह के तत्वों से मिलकर बना होता है। आपने सुना भी होगा, पंच तत्व बोला जाता है जिसे, ठीक है। अर्थ, एयर, स्काई, विंड, फायर, ठीक है। ये 5 तरह के तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन फिर ये थ्योरी चेंज हुई। फिर कुछ इंडियन फिलोसोफर्स ने बोला कि जो मैटर होता है, जो सब्सटेंस होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पदार्थ, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स को बोला जाता है परमाणु। ओके, उसी तरह से कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स आए, कुछ फॉरेन फिलोसोफर्स जो हैं उन्होंने भी अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो सबकी थ्योरी काम आती गई, चेंज होती गई टाइम टू टाइम। लेकिन इन द एंड हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी एल लेवजियर, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, फाउंडर ऑफ केमिकल साइंस, फाउंडर ऑफ केमिकल साइंस। इन साइंटिस्ट ने हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज दिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 नियम, 2 रूल दिए, जिनका नाम क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास 2 तरह के लॉ आते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये दोनों के दोनों लॉ किसने दिए? एंटोनी एल लेवोजियर ने। ओके, अब 1 बाय 1 देखते हैं कि ये दोनों रूल, दोनों नियम, दोनों लॉज क्या कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें मास ना ही बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स की आपस में रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन से पहले जितना मास प्रेजेंट था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 केमिकल थे, केमिकल ए, केमिकल बी। मान लीजिए 2 केमिकल थे, केमिकल ए, केमिकल बी। इनको मिला के मेरे पास कुछ नए केमिकल बने। उन केमिकल को मैंने बोला केमिकल सी, केमिकल डी। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन से पहले टोटल जितना मास प्रेजेंट था उतना ही मास केमिकल रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने बोला कि ये हमारे पास था 10 ग्राम और ये हमारे पास था मान लीजिए 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। तो रिएक्शन से पहले टोटल मास कितना प्रेजेंट था? 10 + 20, 30 ग्राम। केमिकल रिएक्शन से पहले, ए और बी की केमिकल रिएक्शन से पहले हमारे पास टोटल कितना मास प्रेजेंट था? 30 ग्राम। तो रिएक्शन के बाद भी कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 30 ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन के बाद भी कितना होना चाहिए? 30 ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये सी हमारे पास बना 17 ग्राम। जो प्रोडक्ट सी हमारे पास मिला केमिकल रिएक्शन के बाद, जो हमें नया सब्सटेंस मिला सी, उसका मास कितना है? 17 ग्राम। तो डी कितना होना चाहिए? मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन पेपर में आपको मैंने वाला क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास 2 केमिकल हैं, केमिकल ए, केमिकल बी। केमिकल ए कितना था? 10 ग्राम। केमिकल बी कितना था? 20 ग्राम।
इन दोनों को मिलाने से हमारे पास दो प्रोडक्ट आए, एक मिला केमिकल सी, एक मिला केमिकल डी। अगर केमिकल सी का मास है 17 ग्राम तो केमिकल डी का मास कितना होगा? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर ए और बी को हमने मिलाया तो प्रोडक्ट बना सी और डी, तो केमिकल रिएक्शन से पहले कितना मास प्रेजेंट था? सबसे पहला क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन से पहले टोटल कितना मास प्रेजेंट था? मैंने दिमाग लगाया, फटाफट इन दोनों को ऐड करा और बोला केमिकल रिएक्शन से पहले 30 ग्राम मास प्रेजेंट था। तो केमिकल रिएक्शन के बाद भी कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 30 ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन 17 ग्राम तो इसका है, 17 ग्राम तो इसका है, तो 30 ग्राम बनाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? 13 ग्राम होना पड़ेगा। ये बताइए समझ, ठीक है? कि 13 ग्राम कैसे आया? कि अगर मुझे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है, जो पहला कानून, पहला नियम, पहला रूल हमारे पास है कि केमिकल रिएक्शन से पहले जितना मास था केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना मास होना चाहिए, तो रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होना चाहिए। तो पहले मैंने देखा कि कितना था, टोटल 30 ग्राम था, तो बाद में भी कितना होना चाहिए? 30 ग्राम होना चाहिए। लेकिन 17 ग्राम इस अकेले के पास है, तो इसके पास कितना होना पड़ेगा? 13 ग्राम होना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस ए प्लस मास ऑफ सब्सटेंस बी मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस सी प्लस मास ऑफ सब्सटेंस डी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है? तो 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम इज इक्वल टू 17 ग्राम प्लस x मैंने मान लिया, वेरिएबल मैंने मान लिया। अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 30 माइनस 17, और ये कितना आ जाएगा? 13 ग्राम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 13 ग्राम आ जाएगा, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि हम मास को ना ही बना सकते हैं, ना ही मास को हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी भी नए केमिकल को बनाने के लिए, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन कराने से पहले जितना मास प्रेजेंट था केमिकल रिएक्शन कराने के बाद भी उतना मास प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पहला रूल हो गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी हम कोई सब्सटेंस बनाना चाहते हैं, जब भी हम कोई सब्सटेंस बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल होंगे वो एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठाया, मिलाया और बना दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी नया सब्सटेंस बनाना है तो जिनसे भी मिलके वो बनेगा, जिन भी केमिकल से मिलके वो बनेगा, उन केमिकल को आप एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स अनुपात में, या फिर कह सकते हैं एक फिक्स रेशियो में ही आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, ठीक है? अब जरा देख लेते हैं कि ये वाला लॉ क्या कह रहा है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर मुझे कोई नया सब्सटेंस बनाना है और वो नया सब्सटेंस कोई 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल से मिलके बनता है, तो उन केमिकल को हम एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन कर सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ वाटर का। किसका एग्जांपल लेना चाहता हूँ? वाटर का। आप सबको पता होगा कि वाटर किससे मिलके बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? ये हमारे पास वाटर का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, और O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है? मैंने क्या बोला? H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, और O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। तो अगर मुझे वाटर बनाना है तो मुझे 2 तरह के केमिकल चाहिए। एक केमिकल मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन, और दूसरा केमिकल ऑक्सीजन चाहिए। अब बात आती है कि कैसे मिलाएं? हाइड्रोजन मैंने कितना भी उठाया, ऑक्सीजन कितना भी लिया, मिला दिया आपस में? नहीं। हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर आप केमिकल को कंबाइन कराना चाहते हैं, अगर आप केमिकल्स को मिलाना चाहते हैं, तो वो फिक्स रेशो के अंदर ही कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब अगर वाटर को बनाने के लिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करना चाहते हैं, तो इनके मास का जो रेशो होगा वो कितना होना चाहिए? 1 ग्राम रेशो
8 ग्राम। 1 ग्राम रेशो 8 ग्राम, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आप 8 ग्राम ऑक्सीजन मिला सकते हैं 9 ग्राम वाटर बनाने के लिए। 9 ग्राम वाटर बनाने के लिए। ये बात सभी को समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अगर आप वाटर बनाना चाहते हैं तो आपको 2 केमिकल चाहिए, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या, ऑक्सीजन। तो अगर आप वाटर बनाना चाहते हैं तो इनको मास के अकॉर्डिंग फिक्स रेशो में ही ले सकते हैं। इनका जो मास है आप फिक्स रेशो में ले सकते हैं। आप ये नहीं कि मैंने 2 ग्राम ले लिया, इसको 5 ग्राम ले लिया, कितना भी आपने उठाया मिला के बना दिया, नहीं। वाटर बनाना है तो फिक्स रेशो होना चाहिए। वो फिक्स रेशो क्या होगा, 1 ग्राम एंड 8 ग्राम। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो सकता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ना ही 1 ग्राम ऊपर और ना ही 1 ग्राम नीचे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका टोटल मास क्या बनेगा, 9 ग्राम। उसका टोटल मास क्या बनेगा, 9 ग्राम। कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कह रहा है कि रिएक्शन से पहले जितना मास प्रेजेंट था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास प्रेजेंट होना चाहिए। रिएक्शन से पहले हमारे पास क्या क्या थे, 2 सब्सटेंस थे, एक था सब्सटेंस हाइड्रोजन, एक था ऑक्सीजन। ये कितना था, 1 ग्राम, ये कितना था, 8 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले हमारे पास टोटल कितना मास प्रेजेंट हुआ, 9 ग्राम प्रेजेंट हुआ। रिएक्शन के बाद क्या बना, वाटर। रिएक्शन के बाद क्या बना, वाटर बना। इसका मतलब वाटर का भी मास कितना होना चाहिए, 9 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये बात आई समझ। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो है अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, एक केमिकल होता है अमोनिया और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NH3। खैर ये तो बाद में पढ़ेंगे हम कि केमिकल फार्मूले कैसे बनते हैं कैसे नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो अमोनिया है 2 तरह के केमिकल से मिलकर बनता है। एक है नाइट्रोजन, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। अमोनिया 2 तरह के केमिकल से मिलकर बनता है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाना चाहते हैं तो ये फिक्स रेशो बाय मास, मतलब मास का इनका फिक्स रेशो ही ले सकते हैं। और वो फिक्स रेशो क्या है, 14 ग्राम रेशो 3 ग्राम। 14 ग्राम रेशो 3 ग्राम। इसका मतलब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये इस रेशो में ही कंबाइन हो सकते हैं, अदरवाइज आपने अगर कोई और रेशो लिया तो अमोनिया नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? अच्छा, अब एक बार इसको मिटा देते हैं। अब कुछ ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर आप वाटर बनाना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशो में कंबाइन हो सकते हैं और वो रेशो क्या है, 1 ग्राम रेशो 8 ग्राम। अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारे पास जो वाटर बनेगा वो कितना बनेगा, 9 ग्राम बनेगा। उसके बाद हमने बोला अमोनिया। उसके बाद अगला एग्जांपल हमने क्या लिया, अमोनिया लिया। ठीक है, अमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। अब नाइट्रोजन मैंने बोला कितना है, 14 ग्राम और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 ग्राम। अगर आप अमोनिया बनाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन को कितना होना पड़ेगा, 14 ग्राम और हाइड्रोजन 3 ग्राम। मतलब आप 14 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब जाके क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। और कितना मिलेगा, 17 ग्राम। कितना मिलेगा, 17 ग्राम। अच्छा, ये सब तो हो गया, फिक्स रेशो में आ गया, सब ठीक है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन 3 ग्राम दिया हुआ है। मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन 3 ग्राम दिया हुआ है, तो अगर मुझको वाटर बनाना है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। अगर मुझको वाटर बनाना है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। 3 ग्राम हाइड्रोजन से अगर मुझे वाटर बनाना है तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होना चाहिए। अब एक बात देखना, 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। ये बात आप सभी को समझ में आई कि अगर मुझको 3 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया जाए और मुझे क्या बनाना है, वाटर, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 24 ग्राम होना चाहिए। कि अगर आपने हाइड्रोजन को 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो ऑक्सीजन भी कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तो पहला कितना था, 8 ग्राम था, तो उसका 3 गुना 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ आई। अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए
आपको नाइट्रोजन दे दिया जाता 28 ग्राम, तो हाइड्रोजन की कितनी रिक्वायरमेंट थी अमोनिया बनाने के लिए? अब आपने क्या करा, नाइट्रोजन को डबल कर दिया। आपने क्या करा, नाइट्रोजन को डबल कर दिया, तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 ग्राम। अच्छा, अब अमोनिया कितना बनेगा? आपने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन कितना लिया 6 ग्राम, तो अमोनिया का जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा 34 ग्राम। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना है 24 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम, इसका मतलब जो वाटर का अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 27 ग्राम। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिएगा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट आएंगे इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगले लेक्चर में फिर कोई नया कंसेप्ट लेके आते हैं, कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।